Is are you get? I am audible? Yes, sir. Okay, okay. तो what we have discussed earlier कि जीएसटी में क्या क्या दिक्कतें थी कि जिसके कारण वो लागू नहीं हो पा रहा था, ये डिस्कस हम लोग कर चुके। आपको उसको कोप अप करने के लिए 3 पॉइंट बोले थे। नंबर 1 कि हाउ दैट रेवेन्यू इज distributed or shared among the central and state. Such mechanism is to be developed. The maintenance and control is to be developed, and the future expected losses or decrease in the revenue of the state वो कैसे मैनेज होगा, उसके लिए कंपनसेशन सेस। इतनी बात हुई थी कि इनसे सेंटर ने उनको मैनेज करने की कोशिश की और एक मैकेनिज्म जीएसटी का हम लोग दे पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल in 2000 India has started the discussion how we are going to implement the GST in India। 2000 से ही शुरू हो चुका है, ठीक। 2000 में when we have the government of late अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय से ये चीज़ें स्टार्ट हुई और वन एम्पावर्ड कमिटी इज कंस्ट्रक्टेड टू meet out the hurdles or find out the deficiencies or any obstacles regarding the implementation or for the GST और how to develop the road map। क्योंकि वहाँ तो लागू करने के शुरुआत की बात हो रही थी, तो कैसे शुरू हो इसके लिए 2000 में शुरू हुआ और एक एम्पावर्ड कमिटी बनाई गई। और उस एम्पावर्ड कमिटी में क्या किए गए, हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर रखे गए, हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव, इससे एक एम्पावर्ड कमिटी बनाई गई। बिकॉज ऑल द स्टेट्स हैव सम स्टेक, उनमें कुछ स्टेक है जीएसटी को लेके, ये आप समझ ही चुके हैं अच्छे से। उनके रेवेन्यू का लॉस होने वाला है, तो अगर उनके रेवेन्यू का लॉस होने वाला है तो उनका एक मेंबर होना चाहिए जो अपनी बात को रख पाए, अपने कंसर्न्स को रख पाए, अपने इश्यूज को रख पाए। और अगर कोई डिसीजन या कोई कंसेंसस पे कोई पहुंचता है तो उस पे उसका कोई फिर फर्दर ऑब्जेक्शन न रहे, बिकॉज ही इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ सच कमिटी। तो एक कमिटी बनाई गई विच वाज सारे फाइनेंस मिनिस्टर हर स्टेट के या चीफ मिनिस्टर। अगर वो किसी कारण से नहीं आ पा रहे हैं तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव और सेंट्रल के लोग ये बनाए गए। और इसको लीड किसने किया, हु वाज द हेड एट द फर्स्ट कमिटी वाज द असीम दास गुप्ता, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एट दैट टाइम। ये जो कमेटी बनी, इस कमेटी के सबसे पहले चेयरमैन कौन बने, असीम दास गुप्ता, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। ऐसे काम होना स्टार्ट हुआ। उस कमेटी ने क्या किया कि कुछ डिज़ाइन डेवलप किया और जीएसटी के लिए कोई डिज़ाइन डेवलप किया कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए। और उसने कई सारे क्या किए, जगह ढूंढी जहाँ पे दिक्कतें आ रही थी कि यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, यहाँ पे दिक्कत आ रही है और फर्दर दिक्कत हो रही है, ठीक है। इनको सबको जब ये गवर्नमेंट के सामने आई तो फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक टास्क फोर्स बनाई गई फॉर द पर्पस टू इरेडिकेट द टैक्सेस विच आर इनसफिशिएंट और अनडिस्क्रिशनरी। इन टैक्सेस को कुछ हटाया जाए। और इसके चेयरमैन थे विजय केलकर, जो इसकी कमेटी बनाई गई फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिजिकल FISKAL, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये लाया गया। टास्क फोर्स ने फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैनेजमेंट एक्ट लाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई कि जिसके चेयरमैन विजय केलकर हो। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि हमारे 7th शेड्यूल में क्या होता है, 3 लिस्ट हैं जिसमें कि यूनियन, स्टेट और कंकरेंट,
ठीक, स्टेट में स्टेट टैक्स लगा सकता है, जो उसमें आइटम आ रहे हैं उनसे रिलेटेड लॉ बना सकता है। यूनियन में यूनियन उनसे रिलेटेड लॉ बना सकता है, टैक्स भी लगा सकता है। और कंकरेंट लिस्ट में जो आइटम है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों, क्योंकि अब इसमें सेंट्रल के भी टैक्सेस शामिल थे और यूनियन के स्टेट के भी टैक्सेस शामिल थे। तो इनको कैसे अगर कुछ हटाने हैं, अगर हमें जीएसटी लाना है तो एक लाना है ना, तो बहुत सारे सेंट्रल के भी हटाने हैं पुराने, या उनके कुछ कुछ हिस्से हटाने हैं, सेंट्रल के कुछ हटाने हैं, कुछ उसमें समसम्ड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो अगर ऐसा करना है तो उसके लिए भी तो एक प्रक्रिया है कानूनी, संविधान का ये सारा हिस्सा है। तो उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई जो कि फिस्कल मतलब टैक्सेशन से रिलेटेड, जिसके ऊपर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और बजट का मैनेजमेंट एक्ट लाया गया कि जिससे ये जो दिक्कतें आ रही हैं कि कोई बोल रहा है यार मेरे यहाँ ये है, ये वाला टैक्स है, ये हटेगा, कोई बोलता है कि मेरे यहाँ ये रेट है तो वहाँ ये रेट है, तो ये सारी चीज़ें जब उस पर चल रही हैं एक ग्राउंड रियलिटी पर, तो उनको ग्राउंड रियलिटी के ही साधनों से या तो हटाया जा सकता है या तो जोड़ा जा सकता है। और ग्राउंड रियलिटी के साधन, क्योंकि ये कानून है, तो कानून के थ्रू होंगे। तो उसके लिए कोई एक्ट लाना पड़ेगा। आर यू गेटिंग? तो उसके लिए जो एक्ट लाना था वो था क्या? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट। इसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई 2003 में, इसके चेयरमैन बनाए गए विजय केलकर। तो 2000 में जो पहली कमेटी बनी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द डॉक्टर असीम दास गुप्ता, उसने कुछ ये चीजों को फाइंड आउट किया कि एक कॉमन कंसेंसस पर, अभी रेवेन्यू कलेक्शन वाले पे नहीं, कॉमन कंसेंसस पर कि अगर जीएसटी आता है तो इस ढंग से लाया जा सकता है। इनिशियल रोड मैप, इसमें ये टैक्सेस हट सकते हैं, इन्हें हटाया जाना चाहिए, इनमें ये चेंजेस लाए जा सकते हैं। अब अगर चेंजेस लाने करने तो कानून चाहिए, तो उसके लिए भी तो एक कमेटी चाहिए जो इसको लुक आफ्टर करे। तो उसके लिए ये कमेटी बनी और इसने जो रिकमेंडेशन की उसको फिर अप्लाई किया गया, उसको फिर अप्लाई किया गया। और एक कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी, कुछ बातें नोट करते चलिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी का मॉडल लाने की तैयारी हो गई। ये किस पे बेस कर रहा था? वैट प्रिंसिपल पर। ये बात भी लिख लीजिएगा आगे, क्योंकि जब आप वैट पढ़ेंगे तभी जीएसटी समझ आएगा। तो एक दिन की क्लास में हम वैट और इस पर डिस्कस करेंगे तो जीएसटी पूरा समझ आने लग जाएगा क्या होता है इसमें। ठीक, एक दिन की क्लास में आपको पुराना सेल टैक्स कैसे काम करता था, उसके साथ में वैट आया तो उसने क्या चेंजेस कर दिए, जब ये समझ आ जाएगा तो जीएसटी बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा। फिर थ्योरेटिकल बातें रह जाएंगी कि क्या कैसे हुआ, कब हुआ, क्या, वो थ्योरेटिकल सारी बातें। ठीक है, तो फिर इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी लाया गया। कॉम्प्रिहेंसिव जीएसटी को लागू करेंगे, ये विचार फाइनलाइज हुआ और वैट प्रिंसिपल पे काम होगा। ये दो बातें तय हो गई उस सारी कमेटी और रिपोर्ट्स के बाद में। तब 2005 में जब इतना काम हो गया है, तो 2005 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो चिदम्बरम साहब थे, वो लोकसभा में ये अनाउंस कर पाए कि हम जीएसटी को अगले 5 से 10 साल के अंदर ला देंगे, अगले 5 साल में ले आएंगे। करेक्ट। और इम्पावर्ड कमिटी जो बनी थी फाइनेंस, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में, ये काम करती रही। आगे इनको एक रोल या एक पिक्चर दे दी गई एज पर द लॉ। ये पास करा दिया गया कि ये हमारे यहाँ की इम्पावर्ड कमिटी है और ये इम्पावर्ड कमिटी जो भी सजेशंस जीएसटी पर देगी उस पर संसद विचार करेगी। ये फाइनलाइज कर लिया गया 6 और 7 में। क्लियर? 2010 में इम्पावर्ड कमिटी ने कुछ सजेशंस गवर्नमेंट को दिए, जिसे हम फाइनल रोड मैप कह सकते हैं फॉर द जीएसटी। 2008 में उन्होंने सारी फाइंडिंग्स वर्कआउट की अपनी रोड मैप से रिलेटेड, कैसे कैसे लागू हो, क्या हो, शेयरिंग कैसी होनी चाहिए, इस कमेटी ने।
फिर उसने वो सरकार को दी, फिर उसमें कुछ इश्यूज रह गए, फाइनल होकर के 2010 में ये जो भी इनके आइडियाज थे वो गवर्नमेंट ने उनको सीरियसली लेके अपने संसद के डिस्कशन में डाला। ठीक। और 2011 में 115वां अमेंडमेंट, क्योंकि ये थ्योरी की बात है तो थोड़ा लिख भी लें आप तो ज़्यादा अच्छा है। 115th अमेंडमेंट मेड, लोकसभा में लाया गया कि जिससे जीएसटी लागू किया जाए, इसका रास्ता खोला गया। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि उसमें लिखा था कि यूनियन में यूनियन लगाएगा और सीनियर में सेंट्रल, स्टेट में स्टेट लगाएगा। अब एक आप ऐसा टैक्स लाने जा रहे हो कि जो कॉम्प्रिहेंसिव है, सबके बीच में है, तो अब आपको अपना वो जो संविधान बना हुआ है उसमें भी तो कुछ हल्का चेंज करना है, तब So ये in काम आप which कर year? पाएंगे। यस। So in which year the 115th amendment was done? सच अमेंडमेंट ऑफ Yes. 115 Yes, 2011। sir. Okay, sir. 2000 ओके, 2011 में ये अमेंडमेंट लाया गया कि जिससे जीएसटी लागू कर पाए, इसका रास्ता खुला। रोड मैप तो आपको कमेटी ने दे दिया कि ऐसे ऐसे लगना चाहिए, ऐसे ऐसे लगना चाहिए। अब लगाना सरकार का काम है। तो पहले जो चीज हम लाने जा रहे हैं उसका परिचय, इसे हम कर पाएंगे, तो उसके लिए जगह बनानी है, उसका रेलिवेंस बनाना है। क्योंकि हमारे यहाँ जो टैक्स था ये तो सेंट्रल कवर कर रहा था या स्टेट कवर कर रहा था, ऐसा कोई टैक्स नहीं था कि जो कंप्रिहेंसिव नेचर का हो, जो सेंटर स्टेट दोनों को कवर करते हुए चले और उसकी शेयरिंग दोनों के बीच में हो। एक नई चीज होने जा रही थी। तो अगर कोई एक नई चीज होने जा रही थी तो उसके लिए व्हाट दे डू, कि उसके लिए अब आपको रास्ता बनाना था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। वरना अगर आप करने जाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा कि एज पर शेड्यूल 2 एंड दिस नंबर ऑफ आर्टिकल द सेंट्रल इज empowered टू लेवी द टैक्स और द स्टेट इज empowered टू लेवी द टैक्स। बट अब ये तो चेंज की बात हो रही थी, एक नई बात हो रही थी, तो आपको उसके लिए जगह बनानी है। ये 115वें अमेंडमेंट से ये वाला काम हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये 115वां अमेंडमेंट में रखा गया। जब ये 115वें अमेंडमेंट में रखा गया तो ये बिल पास नहीं हो पाया। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये बिल पास नहीं हो पाया। ये बिल जो 15वें अमेंडमेंट के बाद जो उन्होंने रखा वो बिल पास नहीं हो पाया। कारण कि आपकी लोकसभा उस समय गिर गई। तो फिर 2014 में जब आपकी नई लोकसभा बनी तब दूसरा अमेंडमेंट लाया गया 122 122 बिल 2014। इन ईयर 2014 अमेंडमेंट बिल नंबर 122 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये लाया गया टू इंट्रोड्यूस द जीएसटी इन द लोकसभा, कि जीएसटी को हम लोकसभा में लेके आ पाए। 115वां अमेंडमेंट हो गया कि हाँ जीएसटी को नाम की कोई चीज आ सकती, पर उससे आगे कोई काम नहीं हो पाया क्योंकि फिर वो गवर्नमेंट गिर खत्म हो गई 11 के बाद। आगे कोई काम इस पर फर्दर नहीं हो पाया 11 से 14 तक। 14 में जब दूसरी गवर्नमेंट आई है तब उसने क्या किया, 122वां अमेंडमेंट लेके आई कि जिससे वो जीएसटी को लोकसभा पे लेके आ पाई, जैसा भी उसने बनाया था। क्लियर। 2014 में 122वें अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी को लोकसभा में। अब जब ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, अब एक बात और कर लेते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो गया ये सारा। स्पीकर वही खोल के रखे जिनको कोई क्वेरी करनी हो, वरना बाहर की डिस्टरबेंस वाली आवाज़ कुछ कुछ आ जाती है। किसी का स्पीकर, यस। तो एक बात करता हूँ बस वो कि ये दिक्कत आई क्यों कि हम जीएसटी लेके आए, या जीएसटी को लागू कराने के लिए हम एक अमेंडमेंट लेके आए 115 नंबर का। ये इसलिए आई बेटा कि जो सर्विस टैक्स था वो क्या था, वो तो सेंट्रल के अधीन था, वो तो सेंट्रल ले रहा था। पर इसका नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और गुड्स किसका सब्जेक्ट था, स्टेट का। जिस स्टेट में बिक रहा है वो स्टेट उसको कलेक्ट कर रहा था। नाउ इट इज गोइंग टू बी मर्ज्ड, ये मर्ज होने वाले हैं। मीन्स एक प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विसेज अगर कुछ भी है, या सर्विसेज से रिलेटेड है या गुड्स से रिलेटेड है, तो वो उसके लिए एक कानून
सारे ढेर सारे कानून खत्म। अब जहां पे सेंट्रल को लगाना था वहां पे वो इम्पावर्ड थे, सर्विस टैक्स के थ्रू ला सकते थे, लेकिन अब इसमें स्टेट भी शामिल है क्योंकि गुड्स शामिल है, इसलिए एक नया अमेंडमेंट उनको लाना पड़ा, बिकॉज इट इज द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि इसका गुड्स भी हिस्सा था, इसलिए वो 115वां अमेंडमेंट आया। तो थ्योरी की हम लोगों की थोड़ी ऐसे क्लैरिटी होगी, थोड़ा थोड़ा सुनते जाइएगा फिर आप सर्च करिएगा। फिर 114 2014 में by the amendment of 122nd the bill was introduced to the लोकसभा। लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया कि जीएसटी का इंट्रोडक्शन कराया गया लोकसभा को कि ये है और कैसे होगा और फलाना होगा, ये सारी चीजें। ठीक, जब ये सेकंड बिल जो है आपका 2000 वाला ये पास हो गया लोकसभा में ऑन 6 मई 2015, नोट कर लीजिए डेट। इंट्रोड्यूस हुआ था 19 दिसंबर 2014, अमेंडमेंट नंबर 122 which introduced GST to लोकसभा, और ये पास हो गया आपका ऑन 6 मई 2015, आफ्टर विच राज्यसभा has also passed this bill with 9 amendments। इस बिल में 9 चेंज किए गए जो लोकसभा से पास हुआ था, एडवाइजरी कमेटी में और सब जगह पे कई सारे चेंज करने के बाद में ये राज्यसभा से भी पास हुआ ऑन 3 अगस्त 2016। ठीक, अब आपको इससे पूरी प्रक्रिया का भी ज्ञान हो जाएगा, अपने यहाँ की जो ये लॉ मेकिंग पैटर्न है इसका भी आइडिया होने लग जाएगा। बस ध्यान से सुनते रहिएगा, इंटरेस्ट भी आएगा कि हम जिस एडमिनिस्ट्रेशन में या जिस के तहत हम लोग हैं वहाँ काम कैसे होता है। लोकसभा में एक चीज़ आती है वो पास हो जाती है, वो राज्यसभा जाती है, राज्यसभा उसमें कुछ कुछ रद्दो बदल करती है फिर पास कर देती है, तब वो कानून बन जाना चाहिए। इज इट ओके? Is it okay? Yes, sir. No, it is not okay. No, it is not okay. Because of main thing, because the Lok Sabha is the representation of the peoples, और राज्यसभा में पीपुल का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और कानून आप पीपुल के लिए बनाने जा रहे हैं, तो जैसा लोकसभा में है वैसा ही राज्यसभा में पास हो, सेम टू सेम। अगर आपने 9 अमेंडमेंट करे हैं तो अब ये 9 अमेंडमेंट जो आए हैं ये फिर लोकसभा में पास होने चाहिए, और जब अब लोकसभा में पास हो तो फिर राज्यसभा में पास होने चाहिए, देन इट इज द फाइनल एक्ट और लॉ। क्योंकि अमेंडमेंट तो अब लोकसभा के बाहर हुए ना, और लोकसभा आप बोलते हो कि ये जनता की है, जनता अपने लिए, डेमोक्रेसी क्या बोलती है, पीपुल रन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। तो फॉर द पीपुल कहाँ रहा? फॉर द पीपुल ने तो एक कानून पास करके भेजा था, और जो आपकी राज्यसभा है वो तो उसमें तो पीपुल का रिप्रेजेंटेशन है नहीं, है भी तो वो डिफरेंट मीनिंग में है, डायरेक्ट तो नहीं है। तो अगर डायरेक्ट नहीं है और वहां पे आपने 9 अमेंडमेंट कर दिए, मतलब 9 रद्दो बदल किए उसके अंदर, अब वो पता नहीं किस नेचर के थे, बड़े बड़े थे कि छोटे थे, क्या इम्पैक्ट है उसका। अब फिर वो हाउस ऑफ पीपुल्स या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पीपुल्स में पास होना चाहिए। तो जब हमारे यहाँ राज्यसभा से पास हो गया और इतनी ज़्यादा रिकमेंडेशन थे, तो फिर वो वापस कहाँ पर आए? लोकसभा में। और लोकसभा में इस मॉडिफाइड बिल को विच वाज अमेंडेड बाय द राज्यसभा 8 अगस्त 2016 को पास किया गया। ठीक, मतलब फाइनल जो काम है वो आपका कहाँ से होगा? हमेशा लोकसभा से होगा। लोकसभा से कोई बिल जाए और वो राज्यसभा में एज इट इज पास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर राष्ट्रपति की मोहर चाहिए, राष्ट्रपति की एसेंट चाहिए। लेकिन अगर लोकसभा से जाता है और राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट करती है तो वो लोकसभा में वापस आएगा और उन अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा
अगर पूरा पूरा एक्सेप्ट कर लेता है तो वो बिल पास हो जाएगा। कारण फिर उसे राज्यसभा में नहीं जाना, क्योंकि राज्यसभा तो अपना मत बता चुकी है कि आपने जो बिल भेजा था उसमें ये चेंजेस मुझे चाहिए और इन चेंजेस के साथ मैं इसे एक्सेप्ट करता हूं। अब वापस वो लोकसभा में आके लोकसभा भी बोलते हैं हाँ ये जो चेंजेस हैं ये एक्सेप्टेड, तो वो बिल फिर राष्ट्रपति के पास जा सकता है। अगर यहां पे भी डिसेंट हो जाए लोकसभा और राज्यसभा में कि वो लोकसभा बोले नहीं जो आपने ये 9 चेंज किए हैं ये गलत है, इसमें से ये 3 तो ठीक है और 6 गलत है, तो फिर राज्यसभा में जाएगा वो, और फिर राज्यसभा उस पर फुल्ली एग्री होगी, तब आगे जाएगा राष्ट्रपति को। बात समझ आती जा रही है पूरी? ये जितना आसान न्यूज में और नेताओं के भाषण में आपको दिखता है, इतना आसान कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न है नहीं। कुछ बड़ा अच्छा लोग बना के गए हैं, अब चलाने वाले कैसे हैं और किस समय पे कैसे कैसे लोग जुड़ जाते हैं वो एक अलग बात है। पॉलिटिक्स और नेताओं पे कोई चर्चा नहीं, लेकिन सिस्टम बड़ा अच्छा है अगर अच्छे से फॉलो किया जाए तो अगर 9 चेंज राज्यसभा ने किए तो वो वापस लोकसभा में आए और लोकसभा ने पूरे 9 के अमेंडमेंट के साथ उस बिल को मॉडिफाई कर दिया, ओके कर दिया। तो अब राज्यसभा तो पहले ही ओके कर चुकी है, गया नीचे से ही था, वो उन 9 मॉडिफिकेशन के साथ एक्सेप्ट कर रही है। उसी ने एक्चुअली वो 9 अमेंडमेंट डाले हैं कि ये चेंज करिए, तो मैं मानता हूँ। अब लोकसभा ने उसको मान लिया तो दोनों हाउस राजी हो गए, फिर वो राष्ट्रपति के पास चला गया। इज इट क्लियर? अगर यहाँ पे भी कोई डिसेंट हो जाए, आपस में मतभेद हो जाए, तो फिर राज्यसभा जाना पड़ेगा वापस। ठीक है, तो उन्होंने उसको मान लिया और फिर वो राष्ट्रपति के पास चला गया। हाफ ऑफ द स्टेट्स की भी अप्रूवल ले ली गई और वो राष्ट्रपति के पास चला गया और 8 सितंबर 16 को उन्होंने उस पर अपना एसेंट कर दिया, एसेंट के लिए भेज दिया गया। ठीक, ये पूरा एक प्रोसेस है आपके लिए इसका जीएसटी का, कि कैसे आया कैसे गया। ठीक, अब एक होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, उसको डिस्कस नहीं करेंगे, तो वो आप अगर देख के आएंगे तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे मंडे को। अमेंडमेंट नंबर 101, इसका क्या रेलिवेंस है जीएसटी में? ठीक, ओके, तो अमेंडमेंट नंबर 101 लिख लीजिए, इसको ढूंढिएगा, देखिएगा और उसके बाद फिर इस पर हल्की सी चर्चा करके ये काम आपका खत्म हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा उसकी बात हो गई है कि कानूनी और बहुत सारी, तो ये बड़ी बोरिंग भी हो जाती है। तब हम लोग थोड़ी ऐसी बात करते हैं कि जो बिल्कुल ठीक हो और जिसमें इंटरेस्ट आपको आए। तो साइलेंट फीचर क्या है जीएसटी के? बड़ी कॉमन सी बात है, इनको आप लिख सकते हैं। नंबर 1, इट इज़ द सप्लाई बेस्ड टैक्स। इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, इट इज़ द सप्लाई बेस्ड टैक्स। ठीक, अब ये सप्लाई क्या होती है, फर्दर एक चैप्टर है आगे आपके लिए कि किस चीज को कब सप्लाई माना जाएगा। तो अभी आप इतना लिख सकते हैं कि इट इज अ सप्लाई बेस्ड टैक्स। सेकेंड, इट इज द डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, what we are discussing, or you are pen downing silent features. It is the destination based tax. Then the GST adopted, जो इंडिया में अडॉप्ट हुआ वो कौन सा है? डुअल सिस्टम जीएसटी। डुअल सिस्टम जीएसटी, fourth point, interstate supply is recognized in the GST. Interstate supply is recognized in the GST. Fifth point, central indirect taxes are subsumed in the GST. Next, state, सर फिफ्थ वाला बोलिए दोबारा से। central indirect taxes are subsumed in the GST.
एक सर एक लाइन आर की इसके, बात बोल दीजिए फिर से, आर आर। सब सम्ड, एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा हर पॉइंट के बाद में। तो अभी हम लोग जब हल्का डिस्कस करेंगे उसमें आप कुछ हल्का ऐड अप करने के लिए जगह रखिएगा। State indirect taxes are subsumed in the GST. Applicability of GST सर स्टेट है कि सेंट्रल है? अलग है बेटा। ये अच्छा अलग। स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सबसम, ये एक अलग पॉइंट है, एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ये एक अलग पॉइंट है। देन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स इन जीएसटी, ये कुछ पॉइंट हम लोग लिख लेंगे तो बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। अगला इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटी, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट इन जीएसटी। ये आपकी पूरी पढ़ाई का रोड मैप हो जाएगा। इसमें जितनी बातें आ रही हैं ये फर्दर आगे एक एक क्लास का पूरा हिस्सा है। अभी तो हम आपका इसको केवल एक ओवरव्यू दे देंगे कि जिससे आप प्रिपेयर हो जाएंगे आगे के लिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगला पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। अगला पॉइंट टैक्स डिडक्शन ऑन पेमेंट्स मेड। नेक्स्ट टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। by e-commerce operators. Tax So collection, tax collection at source by e-commerce operators. Next, refund in GST. Refund in GST. Next, anti-profiteering clause in GST. Anti-profiteering clause in GST. ये कुछ इसके साइलेंट फीचर हैं जीएसटी के। ठीक, अब बेनिफिट्स भी लिख लीजिए और इस पर आपके लिए और हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हो जाएंगी। यार 11:40 पर एंट्री मांग रहे हैं सम पीपल्स, अब नहीं, नो। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स और द एडवांटेजेस, क्योंकि अब 6 सेमेस्टर तक आते आते आप लोग को एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो बिल्कुल चैंपियन हो चुके हैं आप लोग हर चीज़ के लिखने के। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके तो बिल्कुल चैंपियन है आप। तो जल्दी से एडवांटेजेस लिख लेते हैं। इसमें भी कई सारी पॉइंट्स आ जाएंगे डिस्कस करने के लिए। नंबर 1, अलग हेडिंग बना लीजिए, द एडवांटेजेस और द बेनिफिट्स ऑफ द जीएसटी। पॉइंट 1, डायनेमिक कॉमन मार्केट। डायनेमिक कॉमन मार्केट। सेकेंड, elimination of cascading effect. Elimination of cascading effect. Third, efficiency. ये सारे बेनिफिट्स की बात हो रही है। नेक्स्ट, reduced compliance cost. Reduce compliance cost. Reduction in tax evasion. Reduction in tax evasion.
नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड कलेक्शन एफिशिएंसी। improved collection efficiency. Next, revenue generation. Encourages saving and investments. Next, improved efficiency of logistics. Improved efficiency of logistics. Next, regulation of unorganized sector. Regulation of unorganized sector. Next point, export competitiveness. Sir, export. Export competitiveness. Next, higher threshold for registration. Higher threshold for registration. Next point, composition scheme for small businesses. Composition scheme for small businesses. And last point, benefits to consumers. Benefits to consumer. कोशिश ही करते हैं कि जिस समय हम लोग लिखे तो थोड़ी देर लिख लें, फिर डिस्कशन रहे। तो दो बड़ी बातें आपने लिख ली हैं। एक तो उसका फीचर्स, साइलेंट फीचर्स। दूसरा आपने क्या लिख लिया है, एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस को जस्ट रिवर्ट आप कर दोगे तो डिसएडवांटेज अपने आप बन जाएगा वो, कि पहले ये चीज़ डिसएडवांटेज थी। जैसे ही आपको समझ आएगा कि ये पॉइंट बोलता क्या है, तो इसके पहले जो होता था वो ऐसा नहीं था, इसलिए तो ये एडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज भी आपको पता चलते चले जाएंगे साइड बाय साइड। तो डिस्कशन में जैसे ही ये डिस्कस होगा कि ये जो पॉइंट दिया है इसका क्या मीनिंग है, तो वह एक दो उसमें छोटे से में आप लिख लेंगे जो एक दो लाइन आपने छोड़ी है, तो डिसएडवांटेज भी आपका साथ में क्लियर होता चला जाएगा। ठीक, तो एक हेड और बच रहा है, उसको भी आप लिख लें आज थोड़ा सा, फिर हम लोग डिस्कशन पे आते हैं। ज़्यादा नहीं है इसमें, 2-4-5 पॉइंट है कि कंसर्न्स, कि क्या लोगों को दिक्कतें महसूस हो रही हैं। ये डिसएडवांटेज नहीं है, कंसर्न्स रिगार्डिंग द जीएसटी। इफ द न्यू थिंग इज अडॉप्टेड और अप्लाइड, देन उसके साथ कुछ तो दिक्कतें होंगी ना ऑपरेशनल। एडवांटेज डिसएडवांटेज दूसरी चीज है कि किसी के आने से जो पहले होता था वो बदल गया या वो नहीं हो रहा है, इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज से जोड़ेंगे हम। हाँ, अगर कोई नया आदमी आ रहा है तो उसके साथ कुछ उसकी आदतें हैं, उसका कुछ व्यवहार है या उसका कुछ नेचर है, इसके कारण जो दिक्कतें आती है, दो आर द कंसर्न्स। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कंसर्न की। ठीक, नंबर 1, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, पॉइंट 1। इसमें ज्यादा नहीं है, 5-6 बातें मैं लिखवाने वाला हूं, परेशान मत होइए। लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। सेकेंड, compliance related issues. Compliance related issues.
थर्ड, increased cost due to software purchase. Increased cost due to software purchase. Fourth, for small businesses and SMEs, concerns with small businesses and SMEs. अगला पॉइंट, लैक ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेस, एंड री-स्किलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। ये पूरा एक पॉइंट है, लैक ऑफ स्किल्ड रिसोर्सेस एंड री-स्किलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स। And last point, multiple rate structure. मल्टीपल रेट स्ट्रक्चर। और मुझे लगता है इतने सारे पॉइंट्स पर बात करते करते आखिरी तक हम लोगों को ये 2-3 क्लास में पूरा जीएसटी का पैटर्न समझ आने लग जाएगा। फिर जो इंटरनल थ्योरी है और जो इंटरनल उसका काम है उसकी ओर आगे बढ़ जाएंगे। ये पूरा रोड मैप दे देगा कि व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स। नंबर 1, कुछ सबने नोट कर लिया, किसी का कुछ छूटा हो तो वो पूछ सकता है। नहीं, इसका मतलब सबने लिख लिया। तो आप लोगों का कोई ग्रुप भी बना है? यस यार, यस सर। अगर आपका कोई ग्रुप बना है बेटा तो उस पर ये मैसेज आप डाल दीजिए कि 11:05 का जो टाइम है उसमें प्लीज़ बच्चे कोशिश करें 11:15 तक, क्योंकि आप देखते हैं ना कि अगर वो फिर बाद में वो एंट्री मांगना वो ठीक नहीं है। कई लोगों को मुझे डिसअलाउ करना पड़ रहा है, वो बार बार बेचारे कोशिश कर रहे हैं। ठीक ना, 10 मिनट का टाइम ले लें, ठीक है ना। नहीं तो वट एवर द इशूज, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, एंट्री से मतलब। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो तो कायदे से अच्छे से रहें। ठीक, तो जल्दी से आगे बात बढ़ जाते हैं हम लोग। और आप लोगों को सीरियस भी रहना है क्योंकि आपका तो एग्ज़ाम होना ही होना है भाई। ठीक, तो अच्छे से हो जाए आपका। तो पहला पॉइंट है सेलिएंट फीचर्स में सप्लाई बेस। सप्लाई बेस, तो सप्लाई क्या होती है ये पूरा एक चैप्टर है, तो इसको आप टिक मार्क लगा के छोड़ दीजिए। इसको हम लोग बेसिकली पूरा कब डिस्कस करेंगे? जब सप्लाई डिस्कस होगी। सप्लाई आपके लिए पूरा एक चैप्टर है, टाइम ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई, किसे सप्लाई माना जाए, ये सब पूरा एक चैप्टर है। तो सप्लाई बेस्ड है ये। अभी बेसिक जानकारी के लिए सप्लाई, इसमें 2 चीज़ों को आप मान सकते हो। एक, जहां गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा है या जो सेल हो रही है। जब गुड मैन्युफैक्चर होकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो IGST लग जा रहा है उस पर, इंटर स्टेट, वो भी सप्लाई है। और जहां से बिक रहा है वो भी सप्लाई है। बात समझ आ रही है? जैसे ही गुड्स बाहर आया फैक्ट्री के, निकला, वो GST में कवर्ड हो गया। फिर वही एक रेट आके तक चलता चला जाएगा। क्लियर? दूसरा, डेस्टिनेशन बेस। डेस्टिनेशन मतलब लिख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ट्रेन में डेस्टिनेशन वो होता है जहाँ हम पहुँचते हैं, इसीलिए उस तरीके की क्वेरी आ रही थी। यहाँ डेस्टिनेशन मीन्स ओरिजिन, जहाँ ये घटना घटी, खरीद बेच वाली या सप्लाई वाली। ठीक, बेस वर्ड है आपके लिए सप्लाई, तो दिस इज ओरिजिन बेस्ड। जहाँ ये हुआ वो प्लेस मानी जाएगी डेस्टिनेशन। ठीक, देन डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी मतलब जीएसटी हमारे यहाँ 2 तरीके से, केवल सेंट्रल गवर्नमेंट सारा रेवेन्यू कलेक्ट कर ले और वो बोले कि मैं इसका इतना % आप लोगों को दे दूंगा, ये तो सिंगल हो गया। समझ रहे हैं आप? ये सिंगल हो गया कि एक ही गवर्नमेंट केवल टैक्स ले और वो सबको बोल दे
कि हम आपको 20% दे देंगे, इसका 50% दे देंगे, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा। तो ये हो गया सिंगल डेस्टिनेशन, सिंगल बेस्ड। अब हमारे यहाँ डुअल पैटर्न है, मतलब जब आपसे जीएसटी कलेक्ट होता है तो 2 सरकारों के पास जाता है। अगर आपका यूपी में कोई सप्लाई हुई है या कोई यूपी में कोई डेस्टिनेशन ट्रेड हुई है तो क्या होगा, 2 सरकारों के पास जाएगा। यानी उसका कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी और कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी। अगर ऐसा इसमें होता है तो ये डुअल जीएसटी है, मतलब हमारे यहाँ केवल सी जीएसटी नहीं है, एस जीएसटी भी है। एस जीएसटी मीन स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो कोई भी अगर इवेंट होगा तो ये कहाँ कहाँ होगा, या तो किसी स्टेट में होगा या तो किसी यूटी में होगा। तो वो भी अपना अपना हिस्सा ले रहे हैं, साथ में सेंट्रल भी ले रहा है। दैट इज वाई इट इज द डुअल। ठीक, वेयर द इंटर स्टेट सप्लाई, इसको भी लिया गया है इसमें। तो जो इंटर स्टेट सप्लाई है वो पूरी पूरी आईजीएसटी में चली जाएगी। अब आईजीएसटी कैसे क्या बढ़ता है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी उसका फीचर ये है कि उसने इंटर स्टेट ट्रेड को या इंटर स्टेट सप्लाई को भी रिकॉग्नाइज किया, उसके लिए भी स्पेस है। ये फीचर हो गया इसका। अगला सेंट्रल टैक्सेस सबसम्ड। सेंट्रल के जितने और इनडायरेक्ट टैक्सेस चला करते थे वो सारे के सारे जीएसटी में समा गए। जैसे सर्विस टैक्स चला करता था, उसकी जगह जीएसटी आ गया। ऐसे जो जो चला करते थे वो सारे इसमें समा गए, सबसम्ड मतलब उसमें मिला दिए गए। ठीक, ऐसे स्टेट के बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो चला करते थे वो भी इसमें मिला दिए गए। अगला पॉइंट ये है, ये इसके फीचर है भाई। कोई आ रहा है तो उसके साथ अगर आपको बोला जाए कि गिव योर इंट्रोडक्शन, तो आप अपनी कुछ बात बताएंगे ना। आई एम इन द बीबीए 3rd ईयर, आई लिव देयर, माय नेम इज I have passed my inter from this discipline, I have scored this much number in this, all that। और किसी के पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, कोई खिलाड़ी है या कोई गिटारिस्ट है तो वो भी बताएगा मैं ये भी कर पाता हूँ। ठीक ना, तो ऐसे ही जीएसटी के क्या क्या फीचर हैं वो आप समझ रहे हैं केवल। ठीक, अगला है एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जीएसटी, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी पे हम आपसे थोड़ी देर चर्चा करना चाहेंगे, बिकॉज यू ऑल और द बिजनेस स्टूडेंट्स। कभी भी आपका किसी इंटरव्यू में या कहीं पाला पड़ जाए तो ये बातें आपको काम आएंगी एट दैट टाइम। इंडिया गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इज empowered टू लेवी द टैक्सेस अंडर द एनी एक्टिविटी विच अर्न्स रेवेन्यू इन इंडियन टेरिटरी। ये एक परिभाषा है। अब वो इनकम के रूप में भी हो सकती है, वो जीएसटी के रूप में भी हो सकती है। कोई एक्टिविटी जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो उसको इंडिया गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्सेस, उस पर टैक्स लगा सकती है। इतनी बात क्लियर हो गई कि एक इंडिया गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाएगी अगर इंडिया की टेरिटरी जो उसकी भौगोलिक परिधि है, ठीक, जियोग्राफिकल टेरिटरी है, उसमें अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है तो इंडिया गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है। अब ये टेरिटरी क्या है? व्हाट इज दिस इंडियन टेरिटरी? इंडियन टेरिटरी इज टोटल लैंड मास ऑफ इंडिया। भारत का सारा भूभाग, इसमें सारे प्रदेश शामिल हैं। ठीक, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो चाहे वो स्टेट हो, सारे। ठीक, एज वेल एज 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन। जहाँ जहाँ पर हमारा समुद्र जमीन से मिल रहा है वहाँ से 12 नॉटिकल माइल तक क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर। लिखते जाइए, ये काम की बातें हैं, ये आगे भी आपको काम आ सकती है इन एनी डिस्कशन और एनी इंटरव्यू। अप टू द 12 नॉटिकल माइल्स such water is called the territorial water। 12 nautical miles means approximately 20 kilometers। that is the territorial water। और territorial water means direct territory of such country which is lying with that boundary।
उस देश की वो डायरेक्ट सीमा मानी जाएगी वहां तक, 12 नॉटिकल माइल तक। वहां पर उस देश का सारा सॉवरेन राइट है, मतलब किसी को आने से रोक सकता है, किसी को जाने से रोक सकता है, किसी को डिटेन कर सकता है, किसी को, सारे कानून लागू हो जाएंगे वहां तक। इससे आगे जब आप बढ़ेंगे 12 नॉटिकल माइल और आगे तक, तो उसको बोलते हैं कस्टम वाटर्स। मतलब आपकी कोस्ट लाइन से 40 किलोमीटर तक क्या हो गया, कस्टम वाटर। जहां पर आप क्या कर सकते हैं, आने जाने वाले सामानों को चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, पर लोग आ जा सकते हैं उसमें से बाहर वाले, कस्टम वाटर्स हैं, वहां पर आपकी कस्टम ड्यूटी वाले लोग वो काम कर सकते हैं, वहां तक आपका राइट है। इससे आगे 300 से 400 मील तक आपका क्या होता है, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। प्लीज नोट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या एरिया होता है कि इस एरिया में अगर कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो रही है तो उस पर उस देश की गवर्नमेंट टैक्स इंपोज कर सकती है जहां पर वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ रहा है। जैसे आपकी रिलायंस की इंडस्ट्री बॉम्बे हाई में काम कर रही है, जो कि आपकी कोस्ट लाइन से काफी दूर है, लेकिन EEZ के अंदर आ रही है। तो दैट इज व्हाई ऑल एक्टिविटी और द रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम सच रिलायंस इज टोटली टैक्सेबल, वो इस एम्बिट में आ रहे हैं। तो समझ आया आपको कि कहां तक। अब ये जो एरिया डिफाइन हुआ टेरिटोरियल वाटर्स तक का, इसमें जमीन के नीचे तक से आसमान के ऊपर तक, अबव द सी बेड टू द स्काई हाइज तक, अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिसमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो गवर्नमेंट कैन इम्पोज टैक्सेस। जैसे आप न्यूज में सुनते होंगे, उन्होंने मेरा वायु क्षेत्र पार कर लिया। तो ये वायु क्षेत्र कहाँ से डिसाइड होगा? आसमान में कोई लाइन तो खींची नहीं है, कोई बाउंड्री तो बनी नहीं है। तो ये जो आपका टेरिटोरियल लाइन आएगी, वहां से ऊपर लेते हुए ये आपका स्काई का एरिया डिफाइंड होगा। और यहां पर भी अगर कोई ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है कि जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उस पर भी सरकार टैक्स लेवी कर सकती है, इतनी पावर है। सेम विद द, अब सी बेड, समुद्र के नीचे भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हो इस एरिया में, तो उसमें भी वो तो ऑयल डिक कर रहा है ना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में, तो वो टैक्सेबल हो रहा है। तो दिस इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जीएसटी, कहां तक जा सकता है। ये तो एक एप्लीकेबिलिटी हो गई कि कहां तक उसको सरकार लगा सकती है। दूसरा, इस टर्म में आप ये बोल सकते हैं कि वो प्रोडक्ट जो सारे कवर अप कर लिए गए, वो जो छोड़ दिए गए उन पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जो छोड़ दिए गए वो कल भी हमने आपको हल्के से डिस्कस किए थे, वो थे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसका एग्जांपल भी हमने आपको दिया था कि 10 स्टेट का अलग अलग आपको पेट्रोल रेट दिखता है दाम बढ़ने के बाद, बिकॉज जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और एक चीज छोड़ी गई, लिकर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। वो लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन में इस्तेमाल हो रही है वो भी इससे बाहर है, वो भी स्टेट का सब्जेक्ट है। वो लिकर जो अगर किसी मेडिसिन और इसमें इस्तेमाल हो रही है, वो जीएसटी का सब्जेक्ट है। ठीक, तो ये दो आइटम, कुछ आइटम इससे हटाए गए हैं। ठीक, और ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हटाए गए, इसमें 5 आइटम आते हैं आपके। नंबर 1 क्रूड ऑयल, सेकेंड पेट्रोल, थर्ड डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ATF, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो जहाज के उड़ने में ईंधन लगता है, और नेचुरल गैस। ये 5 आइटम जीएसटी में कवर्ड नहीं है, इन पे स्टेट अपने हिसाब से टैक्स लगाएंगे, और वो ह्यूमन लिकर जो ह्यूमन कंजम्पशन में इस्तेमाल होती है। तो कुछ पॉइंट हम लोगों ने इसके डिस्कस किए हैं। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप क्या पढ़ के आएंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ जीएसटी, इसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो आगे के इसके पॉइंट आ रहे हैं, इनको भी देख के अच्छे से आइएगा। कोशिश ये रहेगी कि आप पहले बोलेंगे, बाद में हम बोलेंगे। ठीक, तो अंडरस्टैंडिंग बेटा बड़ी अच्छी डेवलप हो जाए। इफ यू हैव गुड नॉलेज, देन एक्सप्रेसिंग एबिलिटी यू ऑल हैव, आपके सबके पास है। आप अच्छा लिख सकते हो, अच्छा बता सकते हो सकता है मुझसे अच्छा लिख दो, मुझसे अच्छा बोल दो, पर समझ में आना चाहिए। समझने के लिए हमारे आपके लिए ये क्लास है।
कोशिश बार तो काम ये करिएगा कि इन जो आगे के पॉइंट हैं इनको आप अच्छे से देख के आइएगा, सेलिएंट फीचर्स के, और आगे वाले भी अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, तो हम लोग मंडे को अच्छे से डिस्कस करेंगे फिर। ओके, तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस डिस्कशन? तो आपको अब क्वेरी का समय भी दे दिया जाए क्योंकि क्लास एंड की ओर जा रही धीरे धीरे। नो, एनीबडी एल्स, एनी क्वेश्चन प्लीज? नहीं, ये तो पूरी बेमानी है यार, एक तरफा ही अगर हम बोलते रहेंगे तो मेरा गला बैठ जाएगा भाई। आप क्वेरी वेरी पूछिए, इंडल्ज रहिए क्लास में, इंटरेस्ट आएगा आपको, वरना हल्का सा अगर इंटरेस्ट हटा तो बोर होने लग जाएंगे आप, समझ रहे हैं? तो प्लीज इन्वॉल्व, अगर आप समय दे रहे हैं तो गेट फुल बेनिफिट, वो जितना आप ले सकते हैं वो पूरा बेनिफिट लीजिए, वो इन्वॉल्वमेंट से ही आएगा। तो मेरी राय है कि कल आप इसको अच्छे से देख के आएँ और उसके बाद हम लोग डिस्कस करें। अब पढ़ाई की बात बंद कर देते हैं, बहुत सारी हो गई। एनी अदर थिंग यू हैव टू शेयर, कुछ आप और कहना चाहते हैं, इस पढ़ाई के मोड में कोई चेंज चाहते हैं, कोई और तरीका चाहिए आपको, तो वो आप अभी फ्रीली डिस्कस कर सकते हैं। क्वेरी हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ये 2-3 मिनट आपके लिए फ्रीली, because you and we are the class, not only me। हम आप दोनों से मिल के ये क्लास है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई आप इसमें चेंज चाहते हैं कि ऐसे नहीं कुछ ऐसा हो जाए, कुछ इस तरीके से डिस्कशन हो जाए, तो उसके लिए वेलकम है, आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। प्लीज, एनी आइडिया यू हैव, पढ़ाई से हट के कोई बात है वो भी आप पूछ सकते हैं। ये ऑनलाइन की यही बहुत बड़ी दिक्कत होती है, क्लास होती तो एक आध कब तक हम खड़ा कर चुके होते कि नहीं 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 जरा तुम मत आओ यार अब इस पे, तो बड़ा फ़ायदा है। और दूसरा ये तो ऑनलाइन में पूरा फ़ायदा मिल रहा है। ठीक, चलिए, इफ़ यू हैव नो क्वेरी तो इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी नई बातें हो गई, इनको आप देखिए और आगे के जो पॉइंट्स हैं उनको देखिए, तो जो हमारी नेक्स्ट मंडे मीटिंग है वो और हेल्दी हो पाए, इस होप के साथ। नाउ वी आर गोइंग टू क्लोज द क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस मीटिंग। थैंक यू बेटा, Thank you, sir. थैंक यू।